Welcome, my dear friends. Today we are going to discuss about continuous charge distribution. So, what is continuous charge distribution? There are two types of charge distribution. One is discrete, यानी कि जहाँ पे चार्ज पॉइंट चार्ज अलग अलग होता है, उनके बीच ऐसा मेजरेबल स्पेस होता है. एंड सेकंड वन कंटिन्यूस. अब आप सोचोगे कि सर कंटिन्यूस कैसे हो सकता है. मोलिकुलर लेवल पे आप चाहते हो तो कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज से कुछ ना कुछ, सपोज कर लो एंगस्ट्रॉम जितनी दूरी पे भी होता तो है ही, तो हम ये इंटर मोलिकुलर जो स्पेस होता है उसे हम अवॉइड करेंगे. क्यों? हम एक दो चार्ज के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम बल्क में पढ़ रहे हैं. यानी कि जो चार्ज होता है वो क्वांटम नेचर यहाँ पे शो अप नहीं करता है. वो सिर्फ और सिर्फ जो मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है कि जहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज़्यादा होता है. एट दैट टाइम वी कंसिडर दैट चार्ज स्प्रेड ओवर ऑल द सरफेस. और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अगर वन डायमेंशनल हो तो फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट वो पूरी लाइन पे वो स्प्रेड हुआ होता है, कहीं पे भी आपको गैप दिखाई नहीं देता है. तो कंसेप्ट कैसे, ये हमें कंसेप्ट को हमें कैसे जाना है, तो देखिए, इन प्रैक्टिस वी डील विथ चार्जेस मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. So we can ignore the quantum nature of the charges. जो क्वांटम नेचर यानी कि जो अलग स्वभाव होता है उसका, वो जो अपनी अलग पहचान रखता है, उसे हमें भूल जाना है. एंड इमेजिन दैट द चार्ज इज स्प्रेड इन अ रीजियन इन अ कंटिन्यूअस मैनर. सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या बोलेंगे उसे, कंटिन्यूअस. और जो अलग अलग होता है उसमें क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रीट. तो चलिए, अब हमें एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर का कोई भी चार्ज हो उस पर कैसे फोर्स फाइंड करना है, या कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं. ये मैंने एक आपको इरेगुलर शेप का एक वॉल्यूम मैंने दिया हुआ है. तो यहाँ पे अगर आप क्वांटम नेचर सिलेक्ट करोगे, यानी कि एक एक चार्ज अगर आप कंसिडर करोगे तो क्या होगा, एक चार्ज से क्यू नॉट पे फोर्स लगेगा, उसे आप फाइंड करोगे, फिर दूसरा चार्ज, फिर तीसरा चार्ज. तो इसमें कितने चार्जेस होंगे. तो आप वैसे ही अगर आलसी हो तो आप ऐसा बोलोगे कि सर इनफाइनाइट चार्ज है. वैसे तो इनफाइनाइट होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, लेकिन इतना होगा कि आप अभी 12th में पढ़ रहे हो तो बाद में आप कभी भी शादी नहीं कर सकोगे. आपका पूरा जीवन सिर्फ फोर्स फाइंड करने में ही चला जाएगा. तो हमारी हेल्प के लिए कौन आते हैं, मिस्टर न्यूटन आते हैं. आपको एज यूजुअल मालूम ही है. उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो ना, वो कंटिन्यूअस है ना, तो उसमें आप कुछ एलिमेंट्स डिफाइन कीजिए. छोटे छोटे आप एलिमेंट्स में उसे डिवाइड कर दीजिए. अब ये एक चार्ज एलिमेंट हो गया. ओके, तो यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो कैसा होगा, तो वो कंटिन्यूस ही है यहाँ पे. और ये जो एलिमेंट आपने लिया है वो इनफाइनाइटली स्मॉल आपने लिया हुआ है. तो यहाँ से आप क्यू नॉट पे, डी क्यू से क्यू नॉट पे जो भी फोर्स लगेगा वो फाइंड कर लीजिए. अब ये पूरा सिस्टम ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स से बना हुआ है. हर एक एलिमेंट्स पे से जो भी फोर्स मिलेगा
वो आप फाइंड कर लो और उसका वेक्टर सम आपको लेना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन दे आर लाइंग, ये जो हमारे एलिमेंट्स है दे आर लाइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये सभी कंटिन्यूसली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो हमें ऐसे मैन्युअली कुछ सम करना नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा, जो एग्जांपल मैं लूँगा उसमें आपको समझाऊंगा। विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड नेट और रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट। विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड नेट और रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू नॉट। ओके, तो ऐसे आप क्यू नॉट पे इंटीग्रेशन के थ्रू, इंटीग्रेशन के जरिए आप आसानी से फोर्स फाइंड कर सकोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसे आपको एलिमेंट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स। इसे हम क्या बोलेंगे, चार्ज एलिमेंट। एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट क्या फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। और ऐसे जितने भी चार्ज एलिमेंट है उसका अगर आपको नेट और रिजल्टेंट फोर्स क्यू नॉट पे फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो as shown in figure, consider a point charge q naught lying near a region of continuous charge distribution. चलिए, this continuous charge distribution can be imagined to consist of a large number of small charges dq. ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। Now, according to Coulomb's law, the force on point charge due to dq, small charge dq, तो क्या फोर्स यहाँ पे होगा, k इंस्टेड ऑफ के आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, q नॉट dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डिस्टेंस। और ये पॉजिटिव हमारा फोर्स सपोज वेक्टर df यहाँ पे मिला, किस डायरेक्शन में मिला, इन द डायरेक्शन ऑफ r कैप। तो वेक्टर df का मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया, आपको क्या करना है, सिंपली r कैप से मल्टीप्लाई करना है, where r cap is equal to vector r divided by r. Now, as you know that according to principle of superposition, the total force acting on the charge q naught, which is equal to vector f, is equal to integration of vector df. क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर df। तो वेक्टर df को आप सब्सटीट्यूट कीजिए, कांस्टेंट क्या दिख रहा है, क्यू नॉट, ओके, 4 एप्सिलॉन नॉट, उसे बाहर निकालिए। अब जो रिमेनिंग टर्म यहाँ पे मिला इंटीग्रेशन में उसको आप इंटीग्रेट कीजिए। तो सिंपल सा फंडा है कि जो भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसे स्मॉल डिवीजन में आप ले लो, और हर एक चार्ज एलिमेंट से अगर फोर्स फाइंड करना हो तो फोर्स, या फिर फील्ड फाइंड करना है तो फील्ड फाइंड करो, और फिर बाद में क्या कर लो आप, इंटीग्रेशन। अब इन प्रैक्टिस जो भी आपको बॉडी दिखाई देती है, जहाँ पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनली हम जाएंगे तो आपको सिंगल डायमेंशन यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहाँ पे हमारा चार्ज कहाँ पे लाई करता है, कुछ लाइन पे। सेकंड, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सरफेस होती है, उसकी थिकनेस हम अवॉइड करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। तो एट दैट टाइम चार्ज कहाँ पे स्प्रेड हुआ होता है, एक सरफेस पे, तो उसे हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन, अगर चार्ज स्पेस में एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे हमको मिलेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे हमने मास डेंसिटीज डिफाइन करी थी, सिमिलरली वी हैव टू डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। फर्स्ट वन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लाइन चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे कि सपोज
आपके पास एक लाइन है, नेसेसरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी हो सकता है। तो इसकी एक यूनिट लेंथ पे, सपोज यहाँ पे इसकी लेंथ मैंने एज्यूम की है डेल्टा एल या फिर एल, और यहाँ पे चार्ज डेल्टा क्यू एज्यूम किया है। तो मैं क्या बोलूँगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्म यानी आप जितने भी सिमिलर यहाँ पे पीसेस ले लो, हर एक पे चार्ज, सिमिलर पीस सिमिलर चार्ज, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सिमिलर लेंथ के आपने अलग अलग ये जो वायर है उसको आपने डिवाइड किया और चार्ज अलग अलग हुआ, तो हम बोलेंगे कंटिन्यूस तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी हम छोटे सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करेंगे। थोड़ी मिनट के बाद हम बड़े हो जाएंगे, फिर कैसे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो व्हाट इज लाइन चार्ज डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। तो लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन as the charge per unit length of the line at that point। ये पॉइंट पे डिफाइन होती है, इसी वजह से हमने पॉइंट को भी डिस्क्राइब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो व्हाट इज लैम्बडा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। ओके, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, लेंथ का मीटर, तो कूलम मीटर इनवर्स। सेकंड वन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज कर लो ये हमारी एक सरफेस है, चार्ज यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओवर द होल सरफेस। अब यहाँ पे सरफेस जिसे हम इसका एरिया डेल्टा ऐसे डिनोट करेंगे, टोटल चार्ज ऑन दैट सरफेस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। Then what is surface charge density? It is denoted by sigma। क्या बोलेंगे हम, सिग्मा। तो surface charge density at any point on the given surface as the charge per unit area at that point। So sigma is equal to delta q by delta I और delta q by delta s। उसका यूनिट क्या मिलेगा आपको, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम मीटर रेज़ टू -2। अब आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहाँ पे सपोज ये एक हमारा वॉल्यूम है, चार्ज यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वॉल्यूम है डेल्टा वी और चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें डिफाइन करनी होगी विच इज denoted by rho। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी rho at any point in given volume as the charge contained per unit volume at that point। क्या, पर यूनिट वॉल्यूम जो भी चार्ज आपको मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी। तो रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी, और उसका यूनिट रहेगा कूलम पर मीटर क्यूब और कूलम मीटर रेज़ टू -3। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लिखने में अच्छी तरह से लिखना, सेंटीमीटर रेज़ टू -3 कोई ऐसा न रीड कर सके। चलिए, तो हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तो मैंने ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सेशन, ये जो हमारा 9 सेशन है उसमें भी है और 10 सेशन में भी रहेगा। चलिए, तो एग्जाम्पल 1, अ सर्कल एज शोन इन द फिगर हैविंग रेडियस स्मॉल a हैज़ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट्स circumference having linear charge density lambda is equal to lambda naught cos square theta। Calculate the total electric charge residing on the circumference of the circle। एक हिंट आपको दिया गया है, 0 to 2 pi cos square theta d theta is equal to pi। तो पहले आपको ये सर्कल देखना है, क्लियर।
चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? ऑन द सरकमफरेंस, ये सरकमफरेंस पे रखा हुआ है, यानी कि सरकमफरेंस को क्या होता है? लेंथ। तो ये हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको पहले ये देखना है कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। अगर लैम्बडा आपको कांस्टेंट लैम्बडा की जो वैल्यू होती है अगर आपको कांस्टेंट मिली तो मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म है। अगर उसमें कुछ वेरिएबल हुआ तो आप मान लीजिए ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कि जिसे हम रेफरेंस एक्सिस कंसिडर करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर हम ये सर्कल पे मूव करते हैं तो हमारा एंगल थीटा चेंज होता जाएगा। अगर थीटा चेंज होता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी चेंज होगी। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? तो पूरा जो ये सरकमफरेंस है उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे हम डिवाइड करेंगे? इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लाइन एलिमेंट्स में। क्या? छोटे 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 लाइन एलिमेंट्स में। ये छोटा लाइन एलिमेंट यानी कि एक छोटा सा आर्क बनेगा। अब एंगल इन रेडियन की डेफिनेशन आपको मालूम है। एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इन रेडियन इंटू रेडियस। अगर आप आर्क लेंथ को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा फॉर्मूला? आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल इन रेडियन, यानी कि ए इंटू डी थीटा। तो ये जो हमारा आर्क लेंथ है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, तो ए डी थीटा इसकी लेंथ है। आज आपको कोई भी पूछे ना कि व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आप उनको बोलिएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। अब आप क्वेश्चन कीजिए उनको, देन व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू divided by delta L. Then what is delta Q? तो delta Q is equal to lambda into delta L. तो आपको ये तो पता चल गया कि चार्ज ऑन सच अ लाइन एलिमेंट आपको क्या मिलेगा? तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा ए डी थीटा। क्लियर? चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ दैट आर्क, यानी कि लैम्बडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा ए डी थीटा। लैम्बडा की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या पूरा चार्ज मिल गया? ना, ये तो सिर्फ एक स्मॉलेस्ट जो आर्क था उसका ही चार्ज हमें मिला हुआ है। तो टोटल चार्ज, इफ यू वांट टू फाइंड टोटल चार्ज रिसाइडिंग ऑन द सर्कमफरेंस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई डी क्यू, क्योंकि हमारा पहला जो आर्क स्मॉलेस्ट आर्क है यहाँ से स्टार्ट होगा 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। चलिए डी क्यू जो भी वैल्यू है उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो जो इंटीग्रेशन हमें दिया गया है हिंट में कि इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पाई, तो ये हमें मिलेगा पाई, यानी कि हमारा लास्ट आंसर क्या होगा? पाई ए लैम्बडा नॉट। अब कई स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर ये इंटीग्रेशन कैसे आया। तो पहले तो मैं ये भी बात बता दूं कि फॉर एंट्रेंस पर्पस आपको ये इंटीग्रेशन याद रखना है। चलिए तो क्या है? तो एक फॉर्मूला आपको पता ही है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos 2 थीटा अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखूं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 2 cos स्क्वायर थीटा। सही है, ध्यान से देखिए। सिमिलरली
if I convert cos square theta into sin square theta, then cos square theta is equal to 1 minus sin square theta minus sin square theta, 1 minus 2 sin square theta. Then we will get 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. Now integrate cos square theta over the limit 0 to 2 pi. क्या मिलेगा आपको? तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा. cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है उसे आपको सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे. तो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2. नाउ 2 इज अ कांस्टेंट, उसे आप आउटसाइड ले लो. 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा. नाउ इंटीग्रेशन 1 डी थीटा यानी कि थीटा और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा. बट थीटा का जो कोएफिशिएंट है 2, उसे डिवाइड करना मत भूलिएगा. चलिए पहले इंस्टेड ऑफ थीटा आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है? 2 पाई. दोनों में आपको 2 पाई यानी कि 2 पाई इंटू 2 4 पाई माइनस इंस्टेड ऑफ थीटा आपको क्या 0 सब्सटीट्यूट करना है. देन वी विल गेट 1 by 2. 2 pi sin 4 pi is equal to 0, as you know that, and sin 0 is also 0. So we get integration of cos square theta over the limit 0 to 2 pi is equal to pi. Similarly अगर आपको cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी sin स्क्वायर का करना है तो क्या आएगा? 1 माइनस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2. सिमिलर स्टेप, हाँ sin 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? सॉरी इंटीग्रल क्या होगा? तो इंटीग्रल ऑफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट सिमिलर रिजल्ट फॉर sin स्क्वायर थीटा, इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर द लिमिट ऑफ 0 to 2 पाई. सेम ही मिलेगा आपको. चलिए तो ये क्या प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया. दूसरा जो एमसीक्यूज आते हैं उसके रिलेटेड मैं बात करता हूँ. सपोज आपको चार्ज डेंसिटी लैम्बडा नॉट कॉस थीटा दी गई है. जो हमारा था वो लैम्बडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा जो इक्वेशन था उसमें ये दिया गया था. यहाँ पे सिंपल लैम्बडा नॉट कॉस थीटा दिया गया है. चलिए तो आपको पता ही है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos रिमेन्स पॉजिटिव, सो लैम्बडा रिमेन्स पॉजिटिव. सो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा. एंड फॉर सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट cos रिमेन्स नेगेटिव. सो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी नेगेटिव होगा. क्लियर. तो जितना चार्ज फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव चार्ज, उतना ही सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे आप क्यू नेट क्या लिखोगे? 0. वैसे ही अगर आपको लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट साइन थीटा दिया गया है तो यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. सो लैम्बडा मस्ट बी पॉजिटिव and therefore charge distribution is also positive. And for third and fourth quadrant sin theta remains negative, so charge distribution is also negative. तो जितना फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा. सो क्यू नेट इज इक्वल टू 0. सही है. आप इंटीग्रेशन से भी फाइंड कर सकते हो. कैसे फाइंड कर सकते हो? अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. एग्जाम्पल 2 है. अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L कैरीज अ टोटल चार्ज स्मॉल q which is uniformly distributed on it. Find the electric field at a point located on the axis of the wire at a distance a from the nearer end. Neglect the thickness of a wire. क्यों निगलेक्ट करने को बोला है? आपको ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसे एज्यूम करना है. अब
अगर आपको ये मालूम है कि Q चार्ज है और उससे R दूरी पे, R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सही है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दैट चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज होता है तो टुवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या ये पॉइंट चार्ज है? ये तो पॉइंट चार्ज है। ये जो मैंने बोला है वो तो पॉइंट चार्ज था, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कैरी करता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को dx 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 जैसे छोटे 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 लाइन एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसा एक लाइन एलिमेंट P से कितनी दूरी पे है? x। चलिए उसका हम चार्ज फाइंड करेंगे। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर लेंथ, तो चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। ओके, ना व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? कितना चार्ज है? स्मॉल q, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू dx। अब dx से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम मेज़र करेंगे, यानी कि k dq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, सही है। अब दूसरा एलिमेंट लेंगे, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। क्लियर। तो ऐसे जितने भी लाइन एलिमेंट्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम B टू A, यानी कि A डिस्टेंस है, x हमारा वेरिएबल है, x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? स्मॉल a से मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? a प्लस l। तो जो भी हमने फील्ड यहाँ पे डिराइव किया उसका हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं कि d इज इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू k q dx डिवाइडेड बाय एल एक्स स्क्वायर, क्योंकि dq क्या है? q बाय एल इंटू एक्स, q बाय एल इंटू डी एक्स, माफ कीजिएगा dx। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो आपको मिले सभी एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर हमें वेक्टर सम न करना हो तो इसका हम एल्जेब्रिक सम भी निकाल सकते हैं, यानी कि जो सिंपल समेशन है वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि सभी वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ D फ्रॉम A टू L प्लस A। क्लियर। जो नियरर एंड है P से वो A डिस्टेंस पे है, और जो फार एंड है वो कहाँ पे? L प्लस A डिस्टेंस पे। नाउ के Q बाय L इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू L प्लस A 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, सही है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि x रेस टू माइनस 2। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको लर्न ही है, x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे जो भी पावर है उसमें आप एक ऐड कर दीजिए, वही पावर से आप डिवाइड भी कर लीजिए। पहले इंस्टेड ऑफ x आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है? l प्लस है, लेकिन पहले सिंप्लीफाई कीजिए। x की पावर क्या मिलेगी आपको? -1, -2 प्लस 1 यानी कि -1। माइनस को आगे हम ले लेते हैं और x रेस टू -1 यानी कि x इनवर्स को हम 1 बाय एक्स लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ x आप पहले l प्लस ए सब्सटीट्यूट कीजिए, माइनस a को आप सब्सटीट्यूट कीजिए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप एलसीएम ले लो, सिंप्लीफिकेशन करो तो क्या मिलेगा? माइनस के क्यू बाय एल माइनस एल डिवाइडेड बाय ए इंटू एल प्लस ए। तो फाइनल फॉर्मूला आपको मिलेगा के क्यू अपॉन ए इंटू एल प्लस ए। क्लियर। चलिए के को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε0। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे क्या था? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और हर एक चार्ज एलिमेंट सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। हाँ, मैग्नीट्यूड अलग अलग था, क्योंकि जैसे ही हमारा जो ये एलिमेंट है फ्रॉम B टू A मूव करेगा x बढ़ेगा। अगर x बढ़ता है तो D की वैल्यू कम होती है।
अब हम ऐसा प्रॉब्लम देखेंगे जहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यही है फॉर योर एंट्रेंस रिगार्डिंग एन आर्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर सबटेंड्स एन एंगल थीटा at the center with the x-axis in a Cartesian coordinate system. A charge is distributed over the arc such that the linear charge density lambda calculate the electric field at the origin. हमें origin पे electric field calculate करना है। तो my dear friends, यहाँ पे आपको एक arc दिया गया है, सही है। ये हमारा एक आर्क है। कितना एंगल ये सबटेंड करता है? तो टोटल एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू थीटा। ये हमारा पूरा एंगल थीटा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लो। ड्यू टू दैट पॉइंट चार्ज ये डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा? ये डायरेक्शन में मिलेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेरी करेगी। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा क्योंकि ये जो पॉइंट चार्ज है उतना ही ये पॉइंट चार्ज आपने कंसिडर किया हुआ है और दोनों का डिस्टेंस सेंटर से फ्रॉम सेंटर सेम ही है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, परेशानी क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो हमारे गॉड न्यूटन को हम याद करते हैं। just divide this arc into infinitesimally small line elements। तो आपको ऐसे स्मॉल लाइन एलिमेंट्स, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं स्मॉल आर्क्स में आपको डिवाइड करना है। चलिए, ये आर्क जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? d5। और कितने एंगल पे वो है? तो एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे वो सिचुएटेड है। अब हम क्या करेंगे? ये आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क। तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? d5। रेडियस का है क्या है? स्मॉल आर। तो आर्क लेंथ आपको मिलेगी r/d5। तो इस पर चार्ज क्या होगा? इस पर चार्ज क्या मिलेगा? तो चार्ज dq इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ दिस आर्क, तो r/d5। क्लियर? तो हम ये जो dq चार्ज है उसे r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना हम डिराइव कर सकते हैं? तो k dq डिवाइडेड बाय r²। चलिए, dq की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो k लैम्बडा r/d5 डिवाइडेड बाय r²। अब एक r कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा? k लैम्बडा d5 डिवाइडेड बाय r। कंप्लीट। नाउ इफ वी राइट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म, तो आप देख लीजिए ये आपने वेक्टर d लिखा हुआ है। ये एंगल अगर जो फाई है तो उसका अपोजिट एंगल भी ये फाई मिलेगा। ये d5 काफ़ी छोटा सा एंगल है, लेकिन आपको दिखने में परेशानी न हो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखाया है। बाकी काफ़ी छोटा है तो आप देख सकते हो ये जो एंगल है फाई, तो ये भी फाई होगा। अब d का x कंपोनेंट d cos फाई इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, y कंपोनेंट d sin फाई इन द नेगेटिव y डायरेक्शन। अब आप क्या कर सकते हो? तो जस्ट राइट वेक्टर d इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर d इज इक्वल टू माइनस d cos फाई i कैप माइनस d sin फाई j कैप। क्लियर? d का जो भी वैल्यू है वो आप लिख लीजिए। अब k लैम्बडा बाय r माइनस k लैम्बडा बाय r उसे आप कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा? cos फाई d फाई i कैप sin फाई d फाई j कैप। d फाई को आपको बाहर नहीं निकालना है। क्यों? वहीं तो हमारा इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है। अब रिजल्टेंट फील्ड अगर आपको फाइंड करना हो तो जस्ट
टेक वेक्टर सम ऑफ वेक्टर डी, एंड इंटीग्रेशन में भी आपको इसकी आइडेंटिटी वेक्टर में ही रखनी है। चलिए, तो माइनस के लैम्बडा बाय आर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई आई कैप फ्रॉम 0 to थीटा, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई डी फाई जे कैप फ्रॉम 0 to थीटा। आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज लर्न ही है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन, सही है। सिमिलरली कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस। जस्ट गिव इट टू लिमिट्स 0 to थीटा, 0 to थीटा, सब्स्टिट्यूट थीटा इंस्टेड ऑफ फाई, देन माइनस साइन 0 माइनस कॉस फाई, उसमें पहले फाई के बिहाव आपको क्या लिखना है, थीटा, और माइनस माइनस कॉस 0, तो फाई को आपको रिप्लेस करना है पहले थीटा से बाद में 0 से, बीच में आपको माइनस लिखना पड़ता है, ये आपको पता ही है। चलिए, साइन थीटा साइन 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको मिला साइन थीटा आई कैप प्लस माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 0 यानी कि 1 जे कैप। अब साइन थीटा आई कैप 1 माइनस कॉस थीटा जे कैप, आगे क्या होगा, माइनस के लैम्बडा अपॉन आर। तो ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन। आपको खुशी होगी कि ये इक्वेशन आपको पक्का याद रखना है, बार बार आप लिखो, आपको याद रह जाएगा। अब इन द केस ऑफ ग्रेविटेशन, सपोज आप एज्यूम करो कि यही आर्क अगर मास कैरी करता है और उसके सेंटर पे अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, या फिर सिर्फ आप ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो तो भी चलेगा, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी है, वहाँ पे लाइन मास डेंसिटी होगी, सही है। यहाँ पे कांस्टेंट के है तो वहाँ पे जी होगा। और एज वी नो दैट कि हमारा जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है ऑलवेज है वो अट्रैक्ट करता है, यानी कि हमारा जो वेक्टर ई होगा वो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको मिलेगा, तो माइनस का जो साइन है वो यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए अगर आपको यही इक्वेशन लिखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए यही इक्वेशन आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, जी लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस थीटा जे कैप। क्लियर। चलिए, अब इसके फैमिली मेंबर्स हम मिलते हैं। तो फैमिली मेंबर्स ऑफ इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 हमने डिराइव किया वो किसके लिए किया, जो आर्क सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करती है उसके लिए। अब मैं थीटा की अलग अलग वैल्यूज लूँगा। सपोज मुझे सेमी सर्कुलर आर्क बनाना है तो थीटा कितना होगा, पाई। अगर मुझे क्वार्टर आर्क बनाना है तो थीटा क्या होगा, पाई/2। तो ये जो दो पक्के फैमिली मेंबर है उसके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर प्रोड्यूस्ड बाय सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारा जो इक्वेशन था ना उसमें आपको पहले थीटा इज इक्वल टू पाई या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री सब्सटीट्यूट करना है। तो साइन 180 डिग्री यानी कि 0 और कॉस 180 डिग्री यानी कि कॉस पाई -1। तो जैसे ही आपने वैल्यूज सब्सटीट्यूट की, क्या मिला आपको, माइनस के लैम्बडा बाय आर 0 आई कैप प्लस 1 माइनस -1 जे कैप। 1 माइनस -1 यानी कि 1 + 1 2 जे कैप। तो हमारा फाइनल इक्वेशन आया -2 के लैम्बडा अपॉन आर इंटू जे कैप। क्लियर। यानी कि उसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट यानी कि 2 के लैम्बडा बाय आर। अगर के को रिप्लेस करते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो आपको मिलेगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
याद रख लीजिए आप, काम का इक्वेशन है JEE मेंस, और आपका जब PMT था तब यही क्वेश्चन पूछा गया था, और गुजरात बोर्ड के लिए सिर्फ एक ही मार्क्स में, सिर्फ एक ही मार्क के लिए वो आया था, एक 1 मार्क क्वेश्चन था वो। यानी कि गुजरात बोर्ड हमारा थोड़ा सा डेंजर है, पता नहीं चलता कि कौन सा वाला 1 मार्क का है, कौन सा वाला 4 मार्क के लिए है। चलिए, तो सेकंड वन आपको क्वार्टर सर्कल दिया गया है। तो एन आर्क ऑफ रेडियस आर लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज शोन इन द फिगर। द linear charge density on the arc is lambda. Calculate the magnitude and direction of electric field intensity at the point of origin. तो आपको जो इक्वेशन 1 था उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थीटा इज इक्वल टू π/2 सब्सटीट्यूट करना है। सो साइन π/2 क्या मिलेगा, साइन π/2 1, कॉस π/2 0, यानी कि -k λ/r i कैप प्लस j कैप। दोनों कंपोनेंट्स जो है दोनों नेगेटिव है, यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा विथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, चलिए, नेगेटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल, सपोज थीटा एंगल ये सबटेंड करता है, हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल सबटेंड करता है। देन tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो k λ/r डिवाइडेड बाय k λ/r क्या मिलेगा 1, यानी कि ये थीटा 45 डिग्री मिलेगा। अब अगर उसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो -k λ/r का मोड k λ/r, और ये तो वेक्टर है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो भी कोफिशिएंट हो गया i कैप और j कैप के, उसका आपको स्क्वायर लेना है। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, √2k λ डिवाइडेड बाय r। और डायरेक्शन कौन सी रहेगी, डायरेक्शन कौन सी रहेगी 45 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि वेक्टर ई सबटेंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए, पता चला ना, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। द चार्ज पर यूनिट लेंथ, थर्ड क्वेश्चन, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द 4 क्वाड्रेंट ऑफ द रिंग इज 2 λ, -2 λ, λ and -λ रिस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज। तो चलिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ, पहले ये देख लीजिए कि क्वार्टर सर्कल आता है ना, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको लर्न करना है। क्या होता है, √2k λ डिवाइडेड बाय r, जो हमने फाइंड किया हुआ है। देखिए, जो अगला क्वेश्चन था उसमें क्या रिजल्टेंट फाइंड किया हुआ है हमने, √2k λ बाय r। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चार्ज, ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बराबर, ये भी, ये थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी 2 λ है। सपोज लैम्बडा के लिए आपने क्या लिखा, √2k λ डिवाइडेड बाय r, तो 2 λ के लिए क्या लिखोगे, 2√2k λ डिवाइडेड बाय r। तो उसका, इसका जो फील्ड है 45 डिग्री के एंगल पे ये डायरेक्शन में होगा, तो उसका उसके ऑपोजिट में होगा, तो दोनों कैंसिल करेंगे, लेकिन ये पूरा कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डबल दी गई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैम्बडा है। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या मिलेगा, तो 2√2k λ बाय r में से k λ बाय r, माफ कीजिए, √2k λ बाय r, उसको आप सब्सट्रैक्ट करो
तो मिलेगा आपको √2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर। सही है। कौन से डायरेक्शन में मिलेगा? ये डायरेक्शन में। इसे हम डिफाइन करेंगे E13 से। 3 से 1 पे ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट 1 और 3 का रिजल्टेंट है, इसी वजह से मैंने E13 लिखा हुआ है। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव का टूवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज, कौन ज़्यादा है? -2 लैम्बडा। तो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे भी क्या होगा? E24, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, वो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा √2k लैम्बडा बाय आर। ये भी कितना एंगल सबटेंड करेगा? 45, ये भी 45, यानी कि E24 एंड E13 बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सही है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू √E² + E², जो √2k लैम्बडा बाय आर आया है उसे मैंने क्या लिखा हुआ है? E। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आया है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा आता है? सेम। चलिए, तो √E² + E² √2E, so √2 into √2k lambda by r, so E0 is equal to 2k lambda by r. With the help of symmetry आप देख सकते हो कि 2k lambda by r जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज लाइंग ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर E0 इज इक्वल टू -2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r इंटू आई कैप। तो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम जाते हैं। काफ़ी बढ़िया सा एग्जाम्पल है। A charge capital Q is uniformly distributed on the circumference of a circular ring of radius small a. Find the intensity of electric field at a point at a distance x from the center on the axis of the ring. तो ये हमारे एक रिंग है, वहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है। अब आपको रिंग की जो एक्सिस है, ये एक्सिस पे आपको क्या फाइंड करना है? जो पॉइंट P है जिसका सेंटर से डिस्टेंस x है, वहाँ पे नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो सर्कमफरेंस है ना, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइटली स्मॉलेस्ट चार्ज एलिमेंट्स। क्लियर? अब ये जो dq चार्ज है उसका P से डिस्टेंस क्या होगा? तो ये x है, ये a है, तो हाइपोटेन्यूस बन गया ये तो, और उसका डिस्टेंस होगा a² + x² ½ सही है। अब ये जो dq है वो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? अवे फ्रॉम दैट चार्ज। ओके, वेक्टर d। अगर ये एंगल मैंने थीटा एज्यूम किया है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स। d का ये कंपोनेंट d cos थीटा, ये कंपोनेंट d sin थीटा, तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट कंसिडर कीजिए। सिमिलर रिजल्ट, यू कैन ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट। हाँ, लेकिन वेक्टर d उसका कॉस कंपोनेंट जो होगा d cos थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, लेकिन d sin थीटा ऑपोजिट हो जाएंगे। इट इज क्लियर कि d, ये dq है, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, तो d की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। चेंज क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ d की डायरेक्शन। तो यहाँ पे d sin थीटा दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ये दोनों कट हो जाएंगे। सो वी कैन गेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू ओनली कॉस कंपोनेंट्स ऑफ d। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे सभी के d cos थीटा कंपोनेंट से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब पहले तो आपको d फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? तो d इज इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। क्या था डिस्टेंस? r इज इक्वल टू a² + x² ½ और अगर आपने उसका स्क्वायर लिया तो ये क्या हो जाएगा? a² + x²। नाउ
टोटल इंटीग्रेशन यानी कि नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is given by integration over the loop d cos theta over whole circumference हमने लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन में बीच में यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी हुई है, उसके बदले मैंने क्या लिखा हुआ है, सर्कल का यहाँ पे मैंने सिंबल डाला हुआ है। दूसरा, आप 0 से 2π भी ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये बढ़िया रहेगा। अब d उसकी जो भी वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कीजिए, तो k dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर x अपॉन r। अब कॉन्स्टेंट्स कौन है, x यहाँ पे जैसे जैसे dq वेरी होंगे x तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये कोनिकल शेप परफॉर्म यहाँ पे कोनिकल शेप बन रहा है। तो ये जो सरकमफरेंस के हर एक पॉइंट है उसका p से डिस्टेंस क्या रहेगा, स्मॉल r ही रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, k constant, x constant and r cube also constant. इंटीग्रेशन ऑफ dq ओवर होल सरकमफरेंस। तो यानी कि इसका क्या अर्थ निकलता है, क्या उसका मायना है, ये क्या कहता है हमें, तो ये इतनी सिंपल लैंग्वेज में कहता है dq 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 जितने जितने भी चार्ज है उसका आपको सम लेना है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू q। चलिए, तो e और e ऑफ x इज इक्वल टू kqx। अब r क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू हाफ, तो r क्यूब क्या आएगा, तो दोनों साइड आप क्या करना है, आपको क्यूब लेना है, तो 3 इंटू हाफ क्या मिलेगा आपको, 3/2। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आपको लर्न करना है फॉर योर एंट्रेंस पर्पस। अब इसके जो स्पेशल केसेस है उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट केस, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, अगर आपने सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को चाहा, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। x क्या है, एक्सिस पे जो भी पॉइंट है उसका सेंटर से डिस्टेंस है, तो फॉर सेंटर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जस्ट सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, देन यू विल गेट e एट 0, यानी कि एट सेंटर इज इक्वल टू 0। सही है, तो आप याद रखिएगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। नाउ इफ x इज ग्रेटर देन a मीन्स व्हाट, अगर x के रिस्पेक्ट में a निग्लिजिबल है, देन यू कैन अवॉइड a, यानी कि आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 रेज टू 3/2, यानी कि एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो आपका रिजल्ट रहेगा एक्स क्यूब, एक एक्स आप कैंसिल कर दीजिए, के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। ओ, इट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज, यानी कि अगर आप काफ़ी दूरी पे हो रिंग से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो कैसा अपीयर होगा, इट्स अपीयर लाइक अ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। बट इफ x इज इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आप हो, तो डिनोमिनेटर में अगर इनफाइनाइट आता है तो देन e इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0। क्लियर। अब देखने वाली बात, सोचने वाली बात ये है, इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर पे भी 0 है, और बीच में कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू उसकी है, तो क्या हुआ होगा, 0 से उसका मैग्नीट्यूड हायर होगा, फिर डिक्रीज करेगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो 0 करेगा। यानी कि एक पॉसिबिलिटी आपने चेक करी, कौन सी वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट रिंग वो एक वैल्यू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू वो अटेन करता है। बस बन गया है MCQ ऑफ JEE और NEET।
और फॉर बॉड भी हो सकता है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, फॉर विच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सही है। मैंने आपको पढ़ाया था y वर्सेस x का एक अगर रिलेशन हो, इफ़ यू वांट टू y मैक्सिमम और y मिनिमम, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मस्ट बी 0। अगर y का x के रिस्पेक्ट में आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना हो, देन dy बाई डी एक्स मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ई इसके हिसाब से वेरी कर रहा है। अब हमारा वेरिएबल कौन हो गया है यहाँ पे, के क्यू कांस्टेंट, ए रेडियस ऑफ रिंग वो भी कांस्टेंट। यहाँ पे आप पॉइंट चेंज करोगे, क्या करोगे आप, पॉइंट चेंज करोगे, पॉइंट चेंज करोगे, एक्स डिस्टेंस चेंज होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ई भी चेंज होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट आप डिफ्रेंशिएट करो ई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। So d by dx is equal to kq constant x upon x square plus a square is to 3/2। तो डिफ्रेंशिएशन का जो डिवीजन रूल होता है ना, वो आपको मालूम होना चाहिए कि सपोज इफ यू वांट टू डिफ्रेंशिएट f of x divided by g of x, then you have to write this formula in this way. In the denominator g of x square, then write denominator, take differentiation of numerator minus write numerator and take differentiation of denominator। यही ऑर्डर में रहना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, ये आपको याद रखना है। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सही है, देन राइट डिनोमिनेटर, टेक डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड टेक डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब क्या होगा, के क्यू लेफ्ट हैंड साइड 0, ये पूरा जो डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। तो अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू 3/2, 3/2 पावर आगे ले लो, एक पावर कम करो। अब भैया यहाँ पे तो भूल हो गई, हमारा जो इक्वेशन था वो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन का था। यहाँ पे तो मियाँ बीबी बच्चों के साथ आ गए, इंस्टेड ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दैट टर्म, बराबर। ये जो टर्म है उसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू 3/2, सिंप्लीफाई करो आप, 3/2 माइनस 1 यानी कि हाफ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड ए इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, क्या, हाफ पावर कॉमन निकलेगा। अब 3/2 में से हाफ अगर जाता है, क्या बचता है, 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो 1 पावर है वो बच गया, और माइनस में से क्या बच गया है, ये तो पूरा चला गया, तो बचा क्या है, 2 कट हो गए, 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू a/√2, कंप्लीट। तो कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, x इज इक्वल टू a/√2। इफ यू वांट टू फाइंड ई मैक्सिमम, देन सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू a/√2 इन इक्वेशन 1, जो हमारा ई का इक्वेशन था, जिसे हमने इक्वेशन 1 बोला था। यहाँ पे आप x इज इक्वल टू a/√2 लिख लीजिए, आसानी से आप ई मैक्सिमम भी फाइंड कर सकोगे। नाउ
today's last discussion. Draw the graph of E versus X for uniformly charged ring where X is a distance from center of the ring. ओके, तो आपने क्या देखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस X, जो रिंग के सेंटर पे था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, बाद में वो ग्रेजुअली अप हुआ अचीविंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देन ग्रेजुअली डिक्रीज एंड एट इनफाइनाइट वो क्या होता है, 0. सही है. सिमिलर वे आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी, रिंग के लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. तो ऐसे हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं. आशा रखता हूँ कि आपको पसंद आया होगा. मेरी लैंग्वेज भी आपको अभी तो सूट कर गई होगी. तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. नहीं पसंद आता है तो मुझे आप फ़ोन भी कर सकते हो. कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, ऑनलाइन में आपको समझाऊंगा. और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए. जो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उसे आप ये लिंक शेयर कीजिए. मैं आसान शब्दों में आपको पढ़ाता हूँ और जो भी पढ़ाता हूँ वो एंट्रेंस लेवल JEE एडवांस के लेवल तक मैं आपको ले जाता हूँ. मैं पूरी ट्राई करता हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ. अगर कुछ यहाँ पे छूट जाता है, कुछ लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ. मुझे माफ़ कीजिएगा. भगवान आपको सही सलामत रखे. गॉड ब्लेस यू. गुड बाय. टेक केयर.